अब आज जो हम लोगों को डिस्कशन करना है, कल तक हम लोगों ने वेस्ट एशिया में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या हमारा स्टैंड होगा, वो हम लोग देख रहे थे। और हमने वहाँ पर कहा था कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी हद तक सफल हो रही है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, आज जो सुनने में आया, कतर में जो 8 इंडियन थे नेवी के, एक्स नेवी, तो वहाँ पर जिस तरीके से उनके डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया गया, तो ये चीज़ें वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब हम लोगों को अगले जो है रीजन की तरफ चलना है। थोड़ा सा ईस्ट एशिया में देखते हैं, ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है। यहाँ चाइना, जापान, इंडिया, इन सबको मिलाकर कई तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर ईस्ट एशिया की बात की जाए तो ईस्ट एशिया के स्ट्रैटेजिक और जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, पहले उन पर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, पहले इकोनॉमिक अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि आफ्टर 1990 ये जो रीजन है पूर्वी एशिया का, यह मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इमर्ज हुआ तेज़ी के साथ। स्पेशली यहाँ पर आसियान है, जापान है, कोरिया है, इन कंट्रीज़ ने बहुत तेज़ी के साथ इमर्ज किया। और इसकी वजह से पहली बार ये मिथ टूटा कि केवल यूरोपियन कंट्री या यूएस जो है वो डेवलप कंट्री हो सकते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो सकते हैं। तो ये नया रीज़न था जिसने अपना जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको गेन किया। तो ये इनका एक बड़ा यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस इस तरीके का देखा जाता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड है वो आने वाले समय में नए तरीके के जो इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ हम बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये रीज़न उसमें भी लीड कर रहा है। वहाँ पर भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब फील्ड में जो है ये लोग काफ़ी बेहतर काम वहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा, ब्लू इकॉनमी का अगर हम बात करें तो ये जो रीज़न है ब्लू इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आइलैंड होने की वजह से। तो आइलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है वाटर से। तो उसका ईजेड जो है काफ़ी रहता है। तो ब्लू इकॉनमी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी की बात करें तो यहाँ कई आइलैंड हैं जहाँ हाइड्रोकार्बन और मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस वजह से भी इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो रीज़न है ये इकोनॉमिकली तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है और इसलिए इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेटजिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो रीज़न है ये असल में वर्ल्ड का जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है उसका सेंटर बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर एक सुपर पावर है चाइना, जो बहुत तेज़ी के साथ अपना हेजोमनी यहाँ पर स्टेब्लिश कर रहा है। और ये नेचुरली जो है अब तक ट्रेडिशनली जो है यूएस का इन्फ्लुएंस जोन रहा है। यहाँ के जो कंट्री रहे हैं मैक्सिमम, जापान, साउथ कोरिया, आसियान, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। तो अब एक जो कोल्ड वॉर 2.0 की बात चल रही है, तो स्पेशली वो इन दो कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर देखा जा रहा है, यूएस वर्सेस चाइना का। और यहाँ पर जो है एक नई एंट्री इंडिया का है। तो यहाँ चूँकि पावर पॉलिटिक्स का रीज़न बना हुआ है इसलिए स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट यहाँ से होकर गुजर रहा है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से। और जो ये ट्रेड रूट गुजर रहा है जिन एरिया से, वहाँ उन सी रूट्स पर कंट्रोल करने का जो एक कंपटीशन चल रहा है वो भी दिख रहा है। खासकर चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव ने तो वहाँ पर नियर मतलब कि लगभग लगभग जो है हेजोमनी अपनी बना के रखी हुई है। तो इस वजह से भी जो है यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ का जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें सबसे बड़ा रोल है आइलैंड का। आइलैंड का रोल क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। असल में एक तो आइलैंड जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे साउथ चाइना सी की हम बात करें तो स्पार्टले आइलैंड है, पासेल आइलैंड है, स्कारबोक सोल एरिया है। ये जो हैं हाइड्रोकार्बन रिच एरिया हैं, पहली चीज़। ईजेड इनका ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर है सी रूट्स यहाँ से निकल रहा है, वो तो है ही इसका इम्पोर्टेंस। तीसरा, चाइना जिस तरीके से आइलैंड को देख रहा है, चाइना इसको अपने आउटर मिलिट्री बेस के रूप में देख रहा है कि वह अपने ऊपर किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकता है अगर वह ओशन में अपने आइलैंड को इस्टेब्लिश करता है और मिलिट्राइज करता है। तो वो बहुत तेज़ी से मिलिट्राइजेशन कर रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो हमने कहा कि पावर पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दूसरा,
ये जो रीज़न है यहाँ पर कई तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट भी इमर्ज हो रहे हैं। ये जो रीज़न है यहाँ पर ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्री रहे हैं जहाँ पर टेररिज्म के इंसिडेंट बीच बीच में होते रहे हैं, जैसे फिलीपींस की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, तो टेररिज्म के भी यहाँ पर जो है रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर जो है जिस तरीके से नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पर आते हैं, जैसे सुनामी है, तो इस वजह से सिक्योरिटी थ्रेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और ये जो कंट्री हैं बहुत कंसर्न है इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स को काफ़ी डिसाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिकली ये सबसे मोस्ट कॉम्पिटिटिव जो है जोन है, और दूसरा स्ट्रेटजिकली बड़ा इनका इंपॉर्टेंस है, पावर पॉलिटिक्स का रीज़न बना हुआ है। अब एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको समझनी है कि अगर इस एरिया में देखा जाए तो यहाँ के पावर पॉलिटिक्स को कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है या कल्चरल डिप्लोमेसी वो बहुत हद तक जो है डिफाइन करता है। वो क्यों करता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। असल में ये जो रीज़न है, इस रीज़न में चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। इसको सिनिक वर्ड कहते हैं। सिनिक वर्ड यानी चाइनीज़ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सिनिक वर्ड है। चाइनीज़ का जो है मतलब चाइना का कन्फ्यूशियन जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी यहाँ पर जो है रहा है। और चाइनीज़ जो डायस्पोरा है वो आसियान वगैरह इन सब रीजन में डोमिनेट करता रहा है ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली यहाँ पर। तो एक तो ये चाइना का कल्चरल इन्फ्लुएंस जोन रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो यह इंडिया का भी नेचुरल जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस का जोन रहा है, क्योंकि यहाँ इंडोनेशिया रामायणा कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बौद्धिज़्म जो है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, यहाँ जो है म्यांमार हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, वियतनाम हो, तो ये जो रीज़न है ये बौद्धिज़्म का एक बड़ा सेंटर रहा है। और इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। जैसे मलेशिया है, मलेशिया में 9% इंडियन डायस्पोरा है, या सिंगापुर है 8% इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर है, म्यांमार में 4% इंडियन डायस्पोरा है। और अभी आपको मालूम होगा कि सिंगापुर के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वह इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके पहले भी उनके यहाँ 2 प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के हो चुके हैं और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किशोर मधुबनी वहाँ पर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस का जोन भी है। तो अगर ये फैक्टर हमारे दिमाग में रहते हैं तो हमें आंसर देना थोड़ा आसान रह जाता है। अब आते हैं कि थोड़ा यहाँ के पावर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और कैसे है। आफ्टर 90 ये जो रीज़न रहा यह बहुत तेज़ी से इमर्ज किया टाइगर इकॉनमी के रूप में। टाइगर इकॉनमी में किनको किनको काउंट किया जाता है, तो इसमें टाइगर इकॉनमी का मतलब है एक तो साउथ कोरिया है, दूसरा हांगकांग है, तीसरा ताइवान है और चौथा सिंगापुर। ये टाइगर इकॉनमी, ये बहुत तेज़ी के साथ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने यहाँ पर किया। फिर उसके बाद चाइना इमर्ज किया, आसियान के और जो कंट्री थे उन्होंने इमर्ज किया, तो धीरे धीरे ये जो जोन था ये आगे यहाँ पर बढ़ा। अब यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स कब से चेंज होना स्टार्ट हुआ? पहले तो इकोनॉमिकली ये ग्रो कर गए। आफ्टर 2030 जब से चाइना ने एशिया ड्रीम की बात की और यूनिपोलर एशिया के लिए उसने काम करना स्टार्ट किया, तो चाइना ने पावर डेमोन्स्ट्रेशन पहले अपने नेबरहुड में ही करना स्टार्ट किया। तो पहले उसने साउथ चाइना सी में क्लेम किया कि ये रीजन हमारा है। ईस्ट चाइना सी में 2013 में दोनों काम उसने किए। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड को अपना बताया और साउथ चाइना सी में इसने पासेल, स्पार्टले, स्कारबुक सोल, इन सब रीजन को वह अपने ऑफिशियल मैप में 2009 में ही वो दिखा चुका था, जिसको 9 डैश लाइन कहते हैं। 9 डैश लाइन का मतलब क्या है? इस रीजन में उसने जो है 9 डैश लाइन जो है ड्रॉ किए हैं, और जिसमें जो भी आते हैं रीजन वो क्लेम करता है कि वह उसका ईजेड है, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो चाइना इस तरीके से इस रीजन को जो है यहाँ पर अपना पावर डेमोन्स्ट्रेशन किया। फिर मिलिट्राइजेशन भी यहाँ पर किया। कई आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए, जैसे वुडी आइलैंड। वुडी आइलैंड जो है वह उसने आर्टिफिशियली बनाया और उसको मिलिट्राइज भी किया। तो ये चीज़ तो वहाँ पर स्टार्ट हुई। और 2013 में ही चाइना ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तब उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं था, उसने 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क ट्रेड रूट इसका नाम दिया, 21वीं सदी का सामुद्रिक सिल्क ट्रेड रूट। और इसमें उस वक्त चाइना और केवल आसियान के कंट्री थे, वहाँ से इसने स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे पूरे रीजन को जो है अपना क्लेम करना स्टार्ट किया। तो उस वक्त चाइना ने इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट किया। इसी समय कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। जैसे क्या क्या कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए? एक तरफ चाइना जो है पावर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया बड़ा एग्रेसिव था। नॉर्थ कोरिया जो है लगातार यहाँ पर जो है न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पर कर रहा था।
तो इसकी वजह से जो है जापान और साउथ कोरिया दोनों के अंदर फियर फैक्टर वहाँ पर आया। जापान और साउथ कोरिया सिक्योरिटी अलायंस में है यूएस के साथ, और यूएस का जो रिस्पांस था चाइना को लेकर और नॉर्थ कोरिया को लेकर वो बड़ा पैसिव था। उसने क्रिटिसाइज तो किया लेकिन कोई बहुत टेंजिबल स्टेप लिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इस वजह से जापान और साउथ कोरिया जो हैं उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया। क्या किया अब इसको भी समझिएगा। जापान से स्टार्ट करते हैं। जापान जो है, जो उसका ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी था, योशिदा डॉक्ट्रिन उसको कहते थे। तो जापान का जो ट्रेडिशनल जो वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी था, उसने अपने को ये डिक्लेयर किया था कि वह मिलिट्री स्टेट के रूप में नहीं, ट्रेडर स्टेट के रूप में रहेगा या व्यापारिक राज्य। उसने कहा हम सैन्य राज्य नहीं रहेंगे, तो सेना उसने नहीं रखी थी। जापान के पास आर्मी कभी नहीं थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसने सेल्फ डिफेंस फोर्स अपना बनाया है, जो जिसको हम कह सकते हैं पुलिस, अगर अपने सेंस में बात करें तो वहाँ पर, लेकिन आर्मी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। 2013 में जब चाइना और नॉर्थ कोरिया अग्रेसिव हुए तो जापान ने अपने यहाँ पर आर्मी जो है रखा, अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया, और जापान ने न्यू स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है सर्च करने स्टार्ट किए। तो जापान को जो सबसे इम्पोर्टेंट अलाई उसका लगा वो इंडिया वहाँ पर लगा। तो इंडिया के ज़रिए जो है जापान ने अपना प्रोसीड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जापान और इंडिया के रिलेशन को भी समझते चलिएगा। जापान ने 2013 के बाद ये बहुत तेज़ी के साथ ये रियलाइज़ किया कि उसकी इकॉनमी तो बहुत बड़ी है लेकिन जो उसका स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और यूएस पर वो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। चाइना को जो है चेक करने के लिए कोई और अदर यहाँ पर अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। तो जापान इंडिया को वहाँ पर देख रहा था। अब जापान और इंडिया के इंटरेस्ट कैसे मैच खाते हैं ये समझिए। ये सेम सिचुएशन था कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में आफ्टर 2014 वह लीडरशिप रोल में आना चाहता था, और वह भी चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहता था, क्योंकि आफ्टर 2008 चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के थ्रू इंडिया का इंसर्कलमेंट कर रहा था। तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी था कि चाइना को वह काउंटर बैलेंस करे, और जापान के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि वह काउंटर बैलेंस करे। तो इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी 2014 में आया, और जो जापान का ग्रैंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, महान सुरक्षा रणनीति, जो उसकी विदेश नीति का नाम है, ग्रैंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या महान सुरक्षा रणनीति, ये दोनों अलाइंड हो गए कि दोनों को लगा कि चलो हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करेंगे। कैसे करेंगे अब इसको समझिएगा। इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। जापान इकोनॉमिकली बहुत पावर है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वह एक हार्ड पावर के रूप में नहीं देखा जाता है। तो इंडिया के थ्रू वो जापान चाहता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, और इंडिया जो है वह जापान के थ्रू ये चाहता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट दुनिया में वो चलाए जापान उसको फंड करे। तो इंडिया को फाइनेंस की कमी है, जापान को स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस की कमी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस वक्त मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट इंडिया कहीं भी दुनिया में लॉन्च कर रहा है वो सब जापान के थ्रू फंडेड है। कोई भी आप उठाकर देख लीजिए। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किसने फंड किया है? जापान ने किया है। चाबहार पोर्ट इंडिया ने बनाया, किसने फंड किया है? जापान ने किया है। श्रीलंका में त्रिंकोमाली पोर्ट इंडिया प्रपोज्ड है, इंडिया बनाएगा, कौन उसको फंड कर रहा है? जापान वहाँ पर कर रहा है। रशिया में साइबेरिया जो रीजन रशिया का है उसके डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है, उसमें भी जापान फंडेड है। जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब के सब, यानी जापान जो है इंडिया को वो आगे लेकर आना चाहता है कि आपको फाइनेंस की कमी हम नहीं होने देंगे, हम आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आप बस चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अल्टरनेटिव वहाँ पर लेकर आइए प्लान। तो ये जो है एक, और इस तरीके से, और इंडिया क्या कर रहा है, जापान को वह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉपुलराइज कर रहा है, उसके रिलेशन को वहाँ पर बनवा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत बार बार ये बोला जा रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, और यही आप लोगों को स्टैंड रखना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये है कि वह यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर या चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर वो नहीं चाहता है। इंडिया हायरकल ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहता है, पद सोपानिक विश्व व्यवस्था इंडिया नहीं चाहता है कि कोई एक सुपर पावर दुनिया को चला रहा है। इंडिया का मानना है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, मल्टीपोलर एशिया होना चाहिए। तो वह मिडिल पावर को एक साथ करने की कोशिश में लगा, जो फ्यूचर प्लान है इंडिया का, मिडिल पावर। और उन मिडिल पावर में जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान है, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। तो इंडिया जो है धीरे धीरे जो उसकी फॉरेन पॉलिसी दिख रही है वह मिडिल पावर को
इकट्ठा करके वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर जो है जापान और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर भी इसी तरीके का डर है। साउथ कोरिया जो है वह नॉर्थ कोरिया से डर रहा है। कभी जो है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो साउथ कोरिया को क्लेम करता रहता है अक्सर। तो साउथ कोरिया ने भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज किया। न्यू सदर्न पॉलिसी उसको कहते हैं, नई दक्षिणी नीति। नई दक्षिणी नीति में वह साउथ के जो कंट्री हैं उनके साथ रिलेशन बना रहा है। अभी केवल उसके रिलेशन नॉर्थ की कंट्री के साथ थे, मतलब चाइना, रशिया, जापान और अमेरिका। ये 4 कंट्री थे जिनसे साउथ कोरिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी सेंट्रिक थी। लेकिन अब साउथ में आ रहा है और साउथ में इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साउथ कोरिया और इंडिया इन दोनों के बीच में बहुत तेज़ी के साथ रिलेशन हो रहे हैं। इन लोगों ने सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया है। तो इनके ट्रेड वगैरह भी अब इस पर फोकस किया जा रहा है। तो दूसरा कंट्री हमने इस रीजन में बताया कि वो है साउथ कोरिया। थर्ड यहाँ पर मंगोलिया की बात कर लेते हैं। मंगोलिया जो है, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछा जाएगा कि इंडिया जो है चाइना को कैसे चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो ये समझते चलिएगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इन्वॉल्व है इंडिया। तो मंगोलिया क्या है कि वो लैंडलॉक कंट्री है, बफर स्टेट है बिटवीन रशिया एंड चाइना। और रसिया और चाइना दोनों ही एक्सप्लॉइट करते रहे हैं मंगोलिया को, स्पेशली चाइना। चाइना के डिट ट्रैप में पूरी तरीके से मंगोलिया उलझा हुआ है। मंगोलिया की जो अभी तक स्थिति थी, 2 नेबर थे, लेकिन उसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी डिक्लेयर की उसको थर्ड नेबर फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और थर्ड नेबर के रूप में उसने इंडिया को डिक्लेयर किया है। यानी इंडिया और मंगोलिया बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो चुका है, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का विजिट वहाँ पर हो चुका है। तो मंगोलिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना के नेबर में आप चाइना को कम से कम प्रेशराइज वहाँ पर कर सकते हैं। तो एक तो वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। फिर हम अगर आते हैं इधर जो है आसियान में। आसियान जो कंट्री हैं, ये जो आसियान कंट्री हैं आफ्टर 2013 ये 2 भागों में बटे हुए हैं। एक प्रो चाइना है, एक एंटी चाइना है। क्योंकि चाइना के आगे इन लोगों ने सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया चाइना की हेजोमोनी को देखते हुए, और चाइना के बहुत नज़दीक ये लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन आसियान जो कंट्री हैं वो अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये लोग लुक वेस्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। लुक वेस्ट में उनके पश्चिम में कौन है? इंडिया है। तो ये कंट्री भी जो है चाइना की हेजोमनी से, स्पेशली साउथ चाइना सी में, उससे काफ़ी ज़्यादा फियर इन लोगों के अंदर है। इसलिए इंडिया को ये लोग प्रेफर यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंडिया भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वो इन सारे पॉइंट्स को काउंट करते हुए आ रहा है कि कैसे हम आसियान के कंट्री को ये एश्योर कर सकें कि हम यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन आसियान भी डरे हुए हैं। दूसरी ओर है, यहीं से आगे अगर बढ़ते हैं तो पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं, साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्री, जिसमें आप देखेंगे फिजी है, समोआ है, किरिबाती है, टोंगा है। ये सब जो रीजन है ये साउथ पैसिफिक आइलैंड कहते हैं। और अभी तक ये अनटच थे, मतलब कोई भी दुनिया का पावर जो है इधर देख नहीं रहा था। इंडिया यहाँ पर अब इन कंट्रीज़ को भी ले रहा है, और इंडिया ने इन कंट्रीज़ के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा है फिपिक। यह फिपिक है, फोरम फॉर पैसिफिक आइलैंड एंड इंडिया जो है करके, यह एक पूरा का पूरा 14 कंट्री का एक संगठन है। और फिपिक 2014 से ही काम कर रहा है, और यहाँ पर इंडिया जो है बड़े स्तर पर जो है हेल्प वगैरह कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पैसिफिक आइलैंड की बड़ी समस्याएं हैं जो ये कंट्री हैं। इनमें यहाँ सुनामी का डर रहता है। आइलैंड है तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने का इनका खतरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से अभी तक इनकी इकॉनमी पैसिव बनी हुई है। तो ये सब यहाँ के जो कंट्री हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये सब इंडिया को जो है वह एक अल्टरनेटिव पावर के रूप में देख रहे हैं, जो चाइना से इनको बचा सकता है, जो इनका सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है, जो इनका डेवलपमेंट पार्टनर हो सकता है। अब आते हैं सीधे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आप कैसे देखते हैं, कितना सफल है कितना असफल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनेंगी। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका पिलर है कि अभी तक जो है हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी था साउथ ईस्ट एशिया तक केवल कन्फाइंड था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम मंगोलिया से लेकर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब है जापान और साउथ कोरिया, मंगोलिया, फॉरेस्ट, आसियान और पैसिफिक आइलैंड, ये पूरा का पूरा एक्ट ईस्ट हमारी पॉलिसी में वो कवर होता है। पहली चीज़ तो ये हमने किया कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। दूसरा जो आसियान सेंट्रिक था, अब केवल आसियान ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब बिमस्टेक है,
फिपिक है, क्वाड है। तो यहाँ पर मल्टीपल जो रीजनल फोरम है वहाँ पर इंडिया जो है अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर फॉर्म देना चाहता है। सेकंड, इंडिया एक स्ट्रेटजिक पावर के रूप में यहाँ पर अपना प्रेजेंस बना रहा है। अभी तक इंडिया यहाँ के इशूज़ से वह अपना डिस्टेंस बनाकर चल रहा था, लेकिन अब इंडिया एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ ईस्ट एशियन कंट्री वो यहाँ अपना रोल एक्सटेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक तो यहाँ पर स्ट्रेटजिक अलायंस क्वाड बना जिसमें इंडिया का रोल मेजर है। मालाबार जो यहाँ पर एक्सरसाइज हो रहा है उसमें इंडिया वहाँ पर इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पर जो है इंडिया जो है हेजेमोनिक पावर का हमेशा अपोज करता है, और यहाँ पर जो है इन कंट्रीज़ को कई जगहों पर जो सिक्योरिटी इनके थ्रेट है, नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे टेररिज्म में, जैसे ट्रैफिकिंग में, नेचुरल जो डिज़ास्टर हैं, इन सब में इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने इनको प्रपोज किया है कि भाई हम अर्ली वार्निंग सेंटर फॉर सुनामी जो है, जैसे हमने साइक्लोन के लिए किया है वैसे ही वहाँ पर करेंगे। तो यानी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया यहाँ पर अपना रोल बढ़ा रहा है। ये पहले नहीं था, और क्वाड इसका सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि वो एक रीजनल पावर के रूप में कैसे अपने को इस्टेब्लिश करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। दूसरा, एज अ डेवलपमेंट पार्टनर। डेवलपमेंट पार्टनर कैसे? तो इंडिया यहाँ पर जो है वह एक तो जो सबसे बड़ा काम कर रहा है कि ट्रेड यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बायलैटरल ट्रेड कैसे बढ़ा रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया ने मैक्सिमम कंट्री के साथ जो है एफटीए, सेपा ये सब करना स्टार्ट कर दिया। जापान के साथ पहले से ही सेपा है, साउथ कोरिया के साथ सेपा यहाँ पर ऑलरेडी है, आसियान के साथ एफटीए है इन बोथ कमोडिटी और सर्विस दोनों में, और अब उसको और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश चल रही है। यानी यहाँ पर जो है इस तरीके से किया, उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है? आसियान के साथ ट्रेड हमारा लगभग $100 बिलियन हो चुका है। यहाँ पर जो है जापान के साथ भी $20 बिलियन क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ के कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ट्रेड है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दूसरा यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी जो है यहाँ पर इंडियन कंपनी इस रीजन में जो है आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। जैसे इंडोनेशिया में साबांग पोर्ट का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिंगापुर में चांगी जो है पोर्ट है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में हमने इस एरिया को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी इंडिया काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंडिया अपना जो प्रेजेंस है, अपना जो रोल है वो यहाँ पर लगातार बढ़ा रहा है। फिर डिफेंस के सेक्टर में भी जो है इंडिया ट्रेड कर रहा है, डिफेंस पार्टनर भी बन रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल उसने दे दिया, वियतनाम को तमाम तरीके के मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो देने की बात चल रही है। तो इंडिया इस लेवल पे भी यहाँ पर काम कर रहा है। यानी एक डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में, ट्रेड पार्टनर के रूप में इंडिया अपना प्रेजेंस वो इस रीजन में यहाँ पर बना रहा है, और वो ठीक ठाक यहाँ पर धीरे धीरे दिख भी रहा है। तीसरा यहाँ पर जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो देखी जा रही हैं कि इंडिया जो है इस रीजन में वह बहुत तेज़ी के साथ कल्चरल इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ी जो डिप्लोमेसी वो यहाँ पर कर रहा है। इंडिया कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट कर रहा है? तो यहाँ पर जो है बौद्धिस्ट जो है, बुद्ध मतलब कि बौद्धिस्ट जो है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, रामायण डिप्लोमेसी है, उसको यहाँ पर कर रहा है। जैसे इंडोनेशिया में इंडिया ने सुगरी यूनिवर्सिटी नाम रखा, सुगरी यूनिवर्सिटी को ओपन यहाँ पर किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वहाँ पर वह धीरे धीरे कर रहा है कि इस रीजन में अपना बौद्ध और रामायण जो डिप्लोमेसी है उसको लेकर आ रहा है। तो और अपनी डायस्पोरा को जो है वो अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर के रूप में इन्फ्लुएंस वो भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश इंडिया लगातार यहाँ पर कर रहा है। तो इंडिया एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज अ डेवलपमेंट प्रोवाइडर और एज अ जो है कल्चरल पार्टनर इन कंट्रीज़ के साथ अपना जो रिलेशन है वो लगातार मजबूत कर रहा है। तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी हमारी है वो सक्सेसफुल है? तो निश्चित रूप से अगर अगर हम प्रेजेंस देखें तो ये सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्यों है एक्ट ईस्ट पॉलिसी? क्योंकि ये जो कंट्री हैं इंडिया को वो चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं, और ये दिख रहा है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी प्रायोरिटी में इंडिया यहाँ पर है। दूसरा, इंडिया का प्रेजेंस बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, मिलिट्री जो है पार्टनरशिप बढ़ी है। निश्चित रूप से तो हम मानेंगे कि यहाँ पर सक्सेसफुल ये पॉलिसी रही है। इंडिया एज अ रीजनल पावर यहाँ का जो है माना जा रहा है, और स्पेशली क्वाड के बाद से तो हम निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे। और कल्चरली जो है हमने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, तो अब हमारा कांटेक्ट इन कंट्रीज़ के साथ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो इन लिहाज से हम बोलेंगे कि ये निश्चित रूप से हमारा जो है यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा,
क्वेश्चन ये बनेगा कि जो यहाँ पर इंडिया इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना तो अभी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई चाइना ने तो आरसीईपी वहाँ पर जो है स्टार्ट किया है, और इंडिया तो इस तरीके के किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं है। तो क्या ये नहीं लगता है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की आरसीईपी का मेंबरशिप न लेकर? आखिर आरसीईपी का तो मेंबर, फाउंडिंग मेंबर जो है इंडिया था, उसको तो इसका मेंबरशिप लेना चाहिए था। पहली चीज़ तो ये है कि आरसीईपी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये जितने भी चाइना लेड इनिशिएटिव हैं, इन पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और आगे हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन पे भी बात करेंगे कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि इंडिया को चाइना के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए, इन सब जो है ऑर्गेनाइजेशन इनमें जो है भाग लेना चाहिए। ये जो चाइना का जो के अगेंस्ट इंडिया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो नॉन अलाइनमेंट से दूर जा रही है, और यह अमेरिका का एक जूनियर पार्टनर बन चुका है? इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी अगर मतलब बड़े लेवल पर देखा जाए तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। पहली चीज़ ये समझिए कि चाइना यूनिपोलर एशिया के लिए प्रयासरत है। तो अगर जैसे आपने बोल दिया कि यूनिपोलर एशिया के लिए काम कर रहा है, तो इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि भाई कैसे आप कह सकते हैं? क्या चाइना की कोई ऑफिशियल जो है फॉरेन पॉलिसी है? क्या चाइना ने ऐसा कुछ बोला है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, चाइना की ऑफिशियल जो है कोई पॉलिसी इस पर नहीं है, वो तो मल्टीपोलर ही वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। लेकिन चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर दिखाती हैं। दो तीन चीज़ें उसको समझिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि चाइना का जितना भी प्रोजेक्ट है वो सब बड़ा ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, गैर पारदर्शी है। चाइना जो है उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक यूनिलैटरल जो है इनिशिएटिव के रूप, एक पक्षी या बहुपक्षी कोई जो है कार्यक्रम नहीं था। द एक पक्षी और बहुपक्षी में अंतर क्या है, थोड़ा उसको भी समझिएगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जब स्टार्ट हुआ तो चाइना ने कंडीशन रखा। कंडीशन क्या रखा? कि हम लैंड अगर देंगे, पैसा आपको देंगे, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट चलाना है वो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हम करेंगे। फर्स्ट चीज, यानी प्रोजेक्ट सिलेक्शन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में कौन करेगा? चाइना। सेकंड, कि उसमें जो कंपनी वो काम करेगी वो कंपनी कौन होगी? चाइनीज़ कंपनी। तो चाइनीज़ कंपनी के थ्रू जो है वो प्रोग्राम वहाँ पर चलेगा। जो भी प्रोग्राम, जैसे हमने आपको पैसा दिया, आप किसी कंपनी से काम कराइए, नहीं, हम पैसा देंगे तो हमारी ही कंपनी काम करेगी। थर्ड, कि वहाँ पर जो है जो रॉ मटेरियल है वो भी होस्ट कंट्री का यूज़ नहीं होगा, वो भी चाइना से आएगा। फोर्थ, जो उसमें एम्प्लॉई होंगे, जो उसमें स्टाफ होंगे, वो भी चाइना से आएंगे। तो बेसिकली बेल्ट और रोड जो इनिशिएटिव चाइना का है उसका एक मेन मकसद ये था, चाइना अपनी जो इंडस्ट्री कंपनी थी वो डूब रही थी 2008 के बाद, उनका जो है कहीं ना कहीं वो एक उनको प्रोजेक्ट दिलाकर बिल्ड रोड इनिशिएटिव के थ्रू उन्हें रिवाइव करना चाहती थी, पहला। दूसरा, वो चाहती थी कि रॉ मटेरियल उसके यहाँ से पूरी दुनिया में जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल उसका हो जाए, लोगों की डिपेंडेंसी उस पर बढ़ जाए। थर्ड, वो क्या चाहता था? अपने यहाँ पर जॉब क्राइसिस का प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव ने जॉब क्रिएट कर दिया चाइनीज़ लोगों के लिए, और पूरी दुनिया में चाइनीज़ लोग फैल गए वहाँ पर, ये भी चाइना चाहता था। और हाई इंटरेस्ट रेट के थ्रू उसने डेट रैप में लोगों को फंसा लिया जिससे उनकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर सके। तो यानी इंडिया का जो पहला ऑब्जेक्शन है कि जो चाइना के प्रोग्राम होते हैं गैर पारदर्शी होते हैं, और वहाँ पर हमेशा डेट रैप में फंसने की पॉसिबिलिटी, डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं चाइना के प्रोजेक्ट, तो इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हो सकता है? दूसरा, जिस तरीके से वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और हिमालयन रेंज में एग्रेसिव है, ऐसे कंट्री के साथ आप कैसे रिलेशन बना सकते हैं? ये तो यूनिपोलर एशिया बनाने की तैयारी ही तो चल रही है कि वह एक तरफा तरीके से निर्णय ले रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए 2013 में फिलीपींस और चाइना के बीच में स्कारबोर्ग सोल को लेकर डिस्प्यूट हुआ, तो दोनों चले गए जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए में जब ये केस गया तो पीसीए ने डिसीजन दिया कि जो स्कारबोर्ग सोल है वो फिलीपींस का है। चाइना ने कहा हम इसको नहीं मानते। तो चाइना वो कंट्री है जो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता है। क्या ऐसे कंट्री के साथ इंडिया को रिलेशन बनाना चाहिए? तीसरी चीज़, चाइना जो है हमारे नेबर कंट्री में लगातार इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारे लिए भाई कंसर्न जो है नहीं कोई भी हमारे नेबर कंट्री में है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारे जो नेबर कंट्री हैं जब वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ करते हैं तब ये डाउट हमारा जो है मजबूत होता है कि यह चाइना के थ्रू है। जैसे
पाकिस्तान में आपने सीपेक स्टार्ट किया चाइना ने, और किस रीजन में स्टार्ट किया? पीओके रीजन में, डिस्प्यूटेड रीजन में। और आपने एक बार भी इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं की। जब आप ये जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं चलाने चाहिए, तो भी आपने चलाया, इसका मतलब है कि आप यूनिलैटरल काम कर रहे हैं। तो ये जो यूनिलैटरलिटी उसकी है चाइना की, ये तो क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि वो यूनिपोलर एशिया चाहता है। और ऐसे में इंडिया जो है वह नेचुरल कंपटीटर बनकर वहाँ पर चाइना का आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है उसके साथ रिलेशनशिप बनाना, उसके साथ नज़दीकी बढ़ाना, ये पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल जिस तरीके के सिचुएशन है, क्योंकि दोनों के नेशनल इंटरेस्ट वह एकदम अपोजिट यहाँ पर है, इंडिया और चाइना के। तो इस वजह से इंडिया जो है वो चाइना के साथ नहीं जा सकता। अब बात आ रही है आरसीईपी की। बहुत बड़ा घाटा आरसीईपी की वजह से भारत को होगा, ये बात तो सही है, क्योंकि आरसीईपी के जो मेंबर होंगे, जब वहाँ पर टैरिफ रिडक्शन होगा तो वो आपस में ट्रेड को प्रेफरेंस देंगे, न कि आउटसाइडर को वहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसे में जो है ये हमारे लिए तो थ्रेट है। लेकिन आरसीईपी में प्रॉब्लम क्या थी? आरसीईपी में कई ऐसे जो हैं एग्रीमेंट हुए हैं जो इंडिया के कोर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। जैसे वहाँ पर ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर समझौता हुआ है, जैसे वहाँ एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके लिए जो समझौता हुआ वहाँ पर हुआ है। उन समझौतों से प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो मार्केट है वो यहाँ डोमेस्टिक हमारी इकॉनमी वह वहाँ पर हैम्पर हो सकती है। तो इस वजह से आरसीईपी में अगर हम शामिल होते तो हम हमारी इकॉनमी को कई तरीके का थ्रेट यहाँ पर होता, हमारी डोमेस्टिक जो इकॉनमी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनको प्रभाव पड़ता। दूसरा, आरसीईपी से क्या बहुत बड़ा खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों खतरा नहीं है ये भी समझिएगा। एक तो आरसीईपी चाइना डोमिनेटेड है, तो इंडिया ऐसे किसी ग्रुप में अगर जाता है जो चाइना डोमिनेटेड है, तो वहाँ पर, और मतलब पर्टिकुलर इन एशिया, तो वहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और दूसरा क्या है कि इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ की कंट्री के साथ सेपा या एफटीए किया हुआ है, तो आरसीईपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। हमने तो जापान से, कोरिया से हमने सेपा भी किया हुआ है, और हमने आसियान से भी किया है। इसलिए जो है इंडिया ने एक सही डिसीजन लिया है अपने इंटरेस्ट को बचाते हुए। और इंडिया को चाहिए कि भाई आप अपने रिलेशन जो हैं बायलैटरल लेवल पर यहाँ पर मजबूत करें इन कंट्री के साथ। एक और चीज़ यहाँ पर है, अभी लास्ट ईयर जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये लॉन्च किया गया है। यूएस, इंडिया और 13 कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। तो ये इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये आने वाले समय में आरसीईपी की तरीके से एक इकोनॉमिक ब्लॉक यहाँ पर बना सकता है। और सेम चीज़ क्वाड के फोरम पर भी डिस्कस हुआ है। क्वाड अभी तक केवल एक स्ट्रेटजिक अलायंस था, लेकिन क्वाड के फोरम पर अभी जो समिट लास्ट ईयर हुई थी उसमें बात हुई है कि अब हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में कोऑपरेशन करेंगे, ये जो चारों कंट्री हैं। तो इसलिए इंडिया को जो है चाइना लेड किसी मॉडल्स में जुड़कर अपनी ऑटोनॉमी को कंप्रोमाइज़ करने के बजाय इंडिपेंडेंटली इस तरीके के जो ब्लॉक हैं वहाँ अपने प्रभाव को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप कह रहे हैं कि आरसीईपी में इंडिया को इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि चाइना लेड है, चाइना डोमिनेटेड है, तो फिर एससीओ में क्यों है? वहाँ एससीओ में भी तो चाइना ही डोमिनेटेड है। वहाँ पर पहली चीज़ है कि एससीओ कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा जो है इंटरेस्ट आरसीईपी में फुलफिल नहीं हो रहा था, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को घाटा होता, इसलिए हम उससे बाहर हुए हैं। लेकिन जो एससीओ है, एससीओ में इंडिया को मेंबरशिप चाइना की वजह से नहीं मिली है। एससीओ में इंडिया को मेंबरशिप सेंट्रल एशिया और रसिया की वजह से मिली है। रसिया और सेंट्रल एशिया दोनों ही चाइना की हेजोमेनिक टेंडेंसी से परेशान हैं, और वो इंडिया को इन चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इंडिया अगर पहुँचता है तो वह चाइना के ऊपर प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये तो हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में है कि हम एससीओ में मेंबरशिप बने रहें और रसिया और सेंट्रल एशिया के साथ मिलकर चाइना पर प्रेशर क्रिएट करें। आरसीईपी एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, इससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं वहाँ पर फुलफिल हो रहे, इसलिए हमने उससे विड्रॉ किया है। तो ये क्लियरिटी वहाँ पर होनी चाहिए, तो इसलिए जो है यहाँ पर नहीं है। तो हमने जैसा कहा कि क्या जो है इंडिया एक पावर पॉलिटिक्स का पार्ट बन रहा है, क्या वो यूएस का जूनियर पार्टनर है? बहुत क्लियर यहाँ भी हमको बताना है कि बिल्कुल नहीं, हम यूएस के जूनियर पार्टनर नहीं हैं। अब पूछा जाएगा कि आप कर तो वही रहे, ईरान के साथ आपने डिस्टेंस बनाया, वेनेजुएला से आपने डिस्टेंस बनाया, तो ये तो साबित कर रहा है कि आप जो है यूएस से
आप जो है इतने अलाई हो चुके हैं कि आप अपने ट्रेडिशनल पार्टनर को वहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब वहाँ पर हमारा जो आर्गूमेंट होगा वो पहले समझिए। हम पहले बताएंगे कि सर ऐसा है कि आज जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए, उन्होंने इंडिया को फोर्स किया है यूएस के नज़दीक जाने के लिए। ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक दोनों वजहों से है, और तीसरा इंडियन डायस्पोरा की वजह से है। यूएस के साथ हमारे इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम ट्रेड सरप्लस में है, ये ध्यान रखिए। हम अमेरिका से पैसा कमा रहे हैं, हम व्यापार अधिशेष में है उसमें। तो इसलिए इकोनॉमिक तो हमारा, और अमेरिकी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एक तो इसलिए। दूसरा स्ट्रेटजिक इसलिए क्योंकि यूएस के थ्रू हमारा ग्लोबल जो प्रेजेंस है वो मजबूत हो रहा है। अमेरिका हर ग्लोबल फोरम पे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया समूह में हमारा मेंबरशिप हो, वाजेनार ग्रुप में, एमटीसीआर ग्रुप में, एनएसजी में ग्रुप मेंबरशिप के लिए वो सपोर्ट कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहा है। अब और क्या चाहिए? तो अमेरिका तो हमारे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए ज़रूरी है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है कि चाइना जो है वह एक थ्रेट बन के इंडिया के लिए इमर्ज किया है। अगर इंडिया जो है चाइना को अवॉइड करता है, तो चाइना जिस तरीके से यूनिपोलर एशिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, इंडिया के स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इंसर्कलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ये आपके एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वहाँ पर अमेरिका के थ्रू ही हम चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। इस वजह से हमने अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ाई। लेकिन अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब करे, ये हम नहीं होने देंगे, और ना हम होने दे रहे हैं। वो कहेंगे कि कैसे, कुछ एग्जाम्पल बताइए। हम कहेंगे सर, यूएस के प्रेशर के बावजूद भी हमने यूक्रेन क्राइसिस के दौरान रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, और आज स्थिति है कि रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं। हमने उसके साथ S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था हमने परचेज़ किया, हमने किसी प्रेशर में वहाँ पर नहीं आए। तो रशिया का रिलेशन आप देख लीजिए, यूएस का तो सबसे बड़ा मतलब दुश्मन वो है, लेकिन उससे हमने रिलेशन बना के रखा है, पहली चीज़। दूसरा, कई ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पर यूएस की जो पॉलिसी है इंडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया। जैसे इंडिया को प्रेशर क्रिएट किया गया कि अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजे, ट्रंप ने प्रेशर क्रिएट किया था, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। और जिस पर ट्रंप ने मजाक भी उड़ाया भारत का, कि उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर से हमने पूछा कि आपने अफगानिस्तान में क्या किया, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले हैं, लाइब्रेरी खोले हैं। इतना तो अमेरिका 4 घंटे में करता है, ये उनका वहाँ पर स्टेटमेंट था। तो हमने रिजेक्ट कर दिया वहाँ पर। या इसी तरीके से अगर हम देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मीडिएशन कराने का प्रपोजल रखा था, हमने रिजेक्ट वहाँ पर कर दिया। ईरान के साथ अगर बात की जाए तो ईरान के साथ भले ही हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो टेक्निकल रीजन से है, क्योंकि डॉलर में हम कर नहीं सकते हैं और रुपए में ईरान चाहता नहीं है। तो रशिया से तो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि रशिया से हम रुपए में भी जो है व्यापार रुपए और रूबल में कर रहे हैं। ईरान के साथ हम लंबे समय तक ये नहीं कर सकते थे, टेक्निकल रीज़न है। तो इस वजह से, लेकिन हम ईरान के साथ हमने रिलेशन बना के रखा हुआ है, लगातार उसके साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अलग अलग जो मौके आए हैं, अकेज़न आए हैं, जहाँ पर हमने यूएस की बातों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया है, और हमारा जो है ऑटोनॉमी जो है वो हमारी बनी रही है। तो ये हमें क्लियर कि हम उसके जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं तब हम उसके साथ हैं। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये बहुत क्लियर बताना है कि हम पहले भी जो है मिलिट्री अलायंस का विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। क्वाड बिल्कुल मिलिट्री अलायंस नहीं है, I2U2 मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये सब स्ट्रेटजिक अलायंस हैं जो केवल एक जो फ्री नेविगेशन की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ पर बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सामुद्रिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हो उसकी बात कर रहे हैं। तो हम एकदम क्लियर बताएंगे कि अमेरिका के हम जूनियर पार्टनर नहीं हैं, और चीन से अगर हम दूर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये भी हमें यहाँ पर क्लियर कर देना होगा। अब अगर वो आपसे पूछें कि लेकिन फिर भी ईस्ट एशिया जो रीजन है, यहाँ पर चाइना बहुत डोमिनेटिंग कंडीशन में है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कहाँ लैक हो रहा है? तो लैक क्या हो रहा है? इंडिया के पास पहली चीज़ तो ये है कि कई जगहों पर वो प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि हम ये प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, लेकिन उसको जो है वो टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, और ये हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कमज़ोर करता है। इंडिया को पहली चीज़ ये है कि अनाउंसमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और जो करना चाहिए
वहाँ पर उसका कमिटमेंट जो है फुलफिल होना चाहिए। ये हमारा पहला सजेशन होगा कि यहाँ पर भी जो है हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर 2017 में हमने डिक्लेयर किया, आज तक सिंगल साइट सिंगल प्रोजेक्ट हमने उस पर कुछ भी नहीं किया है। तो इंडिया पहली चीज़ तो इस चीज़ को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर होती है। दूसरा यहाँ पर हमें जो समझना है कि इस रीजन में जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के साथ हमें अपने ट्रेड को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ट्रेड तब बढ़ेगा जब हम अपने यहाँ रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। अभी इस वक्त हम बताएंगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए हम अपने पोर्ट को, बंदरगाह को मजबूत कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि जो भी दुनिया के देशों के साथ आपका व्यापार होता है, वो व्यापार होता है बंदरगाह के माध्यम से, सी कनेक्टिविटी होती है। आपके यहाँ इंडिया में केवल मेजर 13 पोर्ट रहे हैं, 13 बंदरगाह बड़े बड़े हैं। इन 13 बंदरगाहों में मैक्सिमम जो है वेस्ट में है, पश्चिमी जो तट आपका वेस्टर्न कोस्ट है वहीं पे तो आपके सारे मेजर। और अगर ईस्टर्न की बात करें तो कोलकाता है, हाईली जो है ओवरबर्डन है, विशाखापट्टनम है, उड़ीसा का पारादीप तो अभी मान लीजिए हुआ, और चेन्नई है। तो ये जो रीज़न आपका है ईस्टर्न रीजन, यहाँ आपने कनेक्टिविटी पे ज़्यादा काम कभी किया ही नहीं है। अब यहाँ जो आपके पास बंदरगाह हैं वो ओवर बर्डेंड हैं। इस वजह से जो कोस्टल सीपिंग होती है, ध्यान समझिएगा, कोस्टल सीपिंग का मतलब है जो छोटे डिस्टेंस में जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ट्रेड होना चाहिए वो आप उन्हें दे ही नहीं पाते हैं। इंडिया ने इधर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो कोस्टल शिपिंग पे, कि कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो व्यापार होगा ही नहीं आपका ना। तो यहाँ पर कोस्टल शिपिंग शुरू किया है, जैसे बिमस्टेक में कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट हो चुका है। इसके जरिए अब इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड, इनके बीच में जो है अब वहाँ पर फेरी सर्विसेज, आपने सुना होगा श्रीलंका के साथ कार्गो फेरी सर्विस अभी हमने स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट किया है। हमने जो है अभी मालदीव के साथ हमारा फेरी सर्विस वहाँ पर होता है। ये चीज़ें अब हम ये जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, ये जो कंट्री हैं जो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो हमें इसको और इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से, जैसे ट्राइलेटरल हाईवे है, जितनी जल्दी वो कंप्लीट होगा इंडिया का ट्रेड अपने आप बढ़ जाएगा। आप मतलब साल भर में देखेंगे ट्रेड किस तरीके से डबल होता है। तो भारत को रीजनल कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये हमें वहाँ पर बोलना है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तीसरा, कल्चरल कनेक्टिविटी को और अधिक स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्पेशली इंडिया को नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे असम ने एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट ही बना लिया है, असम गवर्नमेंट ने। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है वो जो है आसियान के अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो फेस्ट वहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से एक्टिव है। तो हमें और ज़्यादा कल्चरल जो कॉन्टैक्ट हैं वो मजबूत करने होंगे, क्योंकि चाइना वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। तो ये भी हमें वहाँ पर जो है वो बताना है। तो इंडिया को ये सब चीज़ें वहाँ पर करनी होंगी, अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करना होगा जिससे कि व्यापार वगैरह हो। और आसियान के साथ जो FTA है उसका रिव्यू करने की भी ज़रूरत है कि और ज़्यादा उसमें जो है बहुत से चूँकि प्रोडक्ट जो हैं उसमें नहीं है, हमने जो है सेंसिटिव लिस्ट बड़ा लंबा बनाया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो ये चीज़ वहाँ पर जो है अगर हम देखें तो करने की ज़रूरत है। तो ये तो रहा हमारा एक्ट ईस्ट जो है, अगर उसकी पॉलिसी की बात की जाए, इंडिया वहाँ पर क्या कैसे कर रहा है उसकी हम जो बात कर रहे हैं। अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, चाइना के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर बात करें, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हाल फिलहाल जो है जो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे साथ बढ़े हैं चाइना के, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई चाइना हमारे बॉर्डर में आ रहा है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है जो रिस्पांस है वो आपको सही लग रहा है? तो पहले एक चीज़ तो बहुत क्लियर हम बताएंगे कि जो इंक्रोचमेंट चाइना का रहा है बॉर्डर एरिया में, क्या ये कोई नया फिनोमिना है? बिल्कुल नहीं। ये तो पहले हमेशा लगातार होता रहा है और वह हमेशा से क्लेम करता रहा है। स्टेपल वीज़ा का इशू रहा, अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को वह कभी अपने यहाँ बिना स्टेपल किए हुए वीज़ा देता ही नहीं था, डिस्प्यूटेड एरिया बताता था। पहले भी न जाने कितनी बार वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया है। ये अब इतना इंक्रोचमेंट क्यों कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 2017 में डोकलाम, 2019 में जो है गलवान, और अब जो है तवांग वैली और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा, ये क्यों कर रहा है आखिर चाइना? तो आपको मालूम है, पहली चीज़ तो ये है, दो तीन इसके बड़े फैक्टर हैं।
पहला नंबर फैक्टर जो यहाँ पर है कि चाइना ये देख रहा है कि इंडिया उसके एंटी ग्रुप में जा रहा है। चाइना इंडिया के ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, जिससे इंडिया यूएस ब्लॉक में न जाए। पहला तो उसका क्लियर वहाँ पर है प्रेशर क्रिएट करने का, तो इसलिए वो बीच बीच में इस तरीके के डिस्प्यूट्स वहाँ पर लेकर आ रहा है। लेकिन इसकी और भी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि लास्ट एक डिकेड में इंडिया ने अपने नेबर जो मतलब कि जो इसके बॉर्डर एरिया है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है। इसकी वजह से चाइना जो एडवांटेज कंडीशन में था वो लूज कर रहा है, जो इसका स्ट्रेटजिक एडवांटेज था। तो इसलिए वो इरिटेट है और इसके लिए वो प्रेशर क्रिएट करना चाहता है थ्रू बॉर्डर डिस्प्यूट। जैसे गलवान का जो मुद्दा था वो बेसिकली क्या मुद्दा था वहाँ पर? मुद्दा ये था कि दौलत ओल्ड बेग जो वहाँ का रीजन था, जहाँ पर इंडिया का एयर स्ट्रिप तो वहाँ पर है ही, हवाई पट्टी तो बनी हुई थी, लेकिन गलवान से लेकर वहाँ तक कोई सड़क नहीं थी, स्ट्रेटजिक रोड नहीं था। इसलिए अगर कोई भी चाइना का यहाँ पर इंट्रूजन होता, चाइना इंक्रोच करता, तो हम जो है रोड के थ्रू जो है कोई सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँचा सकते थे। लेकिन गलवान में हमने इधर भी 73 स्ट्रेटजिक रोड हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस वजह से चाइना बौखलाया है इंडिया के इस तरीके के एक्टिविटीज़ से, क्योंकि बॉर्डर इलाके में बहुत मैसिव लेवल पे इंडिया ने जो है डेवलपमेंट किए हैं। थर्ड यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, मतलब चाइना क्यों इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर कर रहा है, तीसरा बड़ा चीज़ जो देखने को मिल रहा है कि इधर जो है इंडिया में जो गवर्नमेंट है 2019 में वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चुनाव जीती थी। वहाँ पर पुलवामा का अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक का सारा मामला था। तो कोविड के दौर में इंडिया वैसे ही जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में उलझी हुई थी, और वहाँ पर जो है अगर इस तरीके का वो बॉर्डर इंक्रोचमेंट चाइना करेगा तो चाइना को मालूम है कि अपोजिशन जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी मोस्ट सेंसिटिव इशू है। तो वो जो है केवल और केवल एक तरीके से पॉलिटिकल जो प्रेशर है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मतलब अनस्टेबलाइज करना, ये भी वो वहाँ पर चाहता है। इसके थ्रू भी वो प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। तो कुल मिलाकर इंडिया से क्या चाइना वॉर चाहता है? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिया को चाइना के साथ वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? हाँ। लेकिन इंडिया और चाइना में क्या वॉर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चाइना केवल और केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, नथिंग एल्स। वो केवल और केवल इंडिया को जो है वो अपने लिमिट में रहने के लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हमको इस यहाँ की चीज़ों को देखना है। अब सवाल इस चीज़ का है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। भाई हमारे बहुत से अपोजिशन पार्टी बार बार कह रही है कि चाइना ने काफ़ी एरिया जो है कवर कर लिया है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम उसके ऊपर अटैक कर दें? नहीं, हमें स्ट्रेटजिक पेशेंस रखना होगा। पहली चीज़, चाइना हमको प्रवोक कर रहा है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इस तरीके की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर चाइना प्रवोक कर रहा है और अगर आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर ये एक बड़े कन्फ्लिक्ट की ओर चीज़ें लेकर जाएंगी। इंडिया को करने की क्या ज़रूरत है? पहला, बॉर्डर इलाके में आपका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और मैसिव लेवल पे होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेज़ी के साथ बनेगा, आने वाले समय में इंक्रोचमेंट अपने आप रुक जाएंगे। चाइना अभी तक इसलिए इंक्रोच कर पा रहा था क्योंकि ये हिली एरिया था। हिली एरिया में आसानी से, और वहाँ पर निगरानी सर्विलांस हमारा मजबूत नहीं था, इसलिए चाइना पहले और बड़े बहुत से इलाकों में यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमें सर्विलांस सिस्टम को अपने मजबूत करना है। हमने यूएस से सर्विलांस सिस्टम लिया है, इजराइल से लिया है। हमें बॉर्डर मैनेजमेंट फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि अब जो होना है वो तो हुआ है, अब आगे हमें बॉर्डर मैनेजमेंट को इफेक्टिव यहाँ पर बनाना है। दूसरा ये है कि हमें मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहाँ पर तैयार रखने हैं, यानी डिटरेंस। इंडिया को डिटरेंस अपना मजबूत रखना है कि चाइना जो है, जैसे हमने आयरन डोम अभी जो है डीआरडीओ ने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया, इस तरीके की जो हमारे सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं हमें वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना है। हम इसलिए नहीं कि हम उनको प्रवोक करना चाहते हैं, हम डिटरेंस के रूप में, फियर फैक्टर। चाइना को अभी कोई डर नहीं है, तो हमें एक फियर तो वहाँ पर क्रिएट करना होगा। थर्ड ये चीज़ है कि जो इंडिया को सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंडिया और चाइना के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, राइवरली चल रहा है, ये लंबा चलने वाला है। ये आपको क्लियर वहाँ पर बोलना पड़ेगा बोर्ड में कि सर इंडिया और चाइना के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है वो बहुत लंबा चलने वाला है, और ये लड़ाई मेनली जो है इकोनॉमिक वॉर के रूप में होगा। यहाँ मिलिट्री वॉर की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री वॉर होगा भी नहीं।
इंडिया अगर चाइना के थ्रेट को ख़त्म करना चाहता है तो उसे जो है इकोनॉमिक वॉर में बढ़त बनाना होगा। कैसे? पहले तो चाइना पे अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा, और इंडिया ने स्टार्ट कर दिया ये काम बहुत तेज़ी के साथ। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ख़त्म करने का मतलब क्या है? हम हर चीज़ के लिए चाइना के प्रोडक्ट के मार्केट बन चुके हैं, और हमारा सबसे ज़्यादा बायलेटरल ट्रेड और $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। मिलिट्री जो हमारा मतलब जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है बहुत छोटा मुद्दा है। ये $100 बिलियन हमारा डेफिसिट जो हो रहा है ना, यही वो पाकिस्तान को दे रहा है, यही वो बांग्लादेश को दे रहा है, नेपाल को, मालदीव को, और हमारे खिलाफ भड़का रहा है। तो हमें इस ट्रेड डिफिसिट को, जो हम उसको पैसा दे रहे हैं अपने ही खिलाफ यूज करने के लिए, हमें इस गैप को कम करना होगा। अब सवाल है कि ये गैप आप कैसे कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक वॉर में आप कैसे बढ़त बना सकते हैं। आपकी पहली चीज़ तो ये है कि अल्टरनेटिव जो ट्रेड पार्टनर हैं वो तलाशे जाएं। अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर का जैसे अमेरिका तो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हो ही गया है। अब हमें ये समझना होगा हम चाइना पर इतने डिपेंडेंट क्यों हैं। दो तीन चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ तो है रेयर अर्थ मिनरल्स उनके यहाँ पाए जाते हैं। तो दुनिया भर में हमें डाइवर्सिफाई करना होगा अपने मार्केट को। हमें सोचना होगा कि कहाँ कहाँ दुनिया में रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया, जैसे अफ्रीका, जैसे लैटिन अमेरिका, ये जो रीजन है यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। तो हम यहाँ इन रीजन में भी अपने को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो एक जगह से हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर हम अलग अलग देशों में जाएंगे तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी। तो एक तो काम हमें ये करना है, डाइवर्सिफिकेशन अपने जो है मिनरल्स वगैरह इन सब। दूसरा क्या है, हम उस पर क्यों डिपेंडेंट हैं? इलेक्ट्रिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से, चिप की वजह से, सेमीकंडक्टर की वजह से, इन सब के लिए। तो अभी आपको मालूम है कि इंडिया ने जो है सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए अपने यहाँ पर जो है बहुत से इंसेंटिव प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो ये आने वाले समय में इंडिया को और ज़्यादा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो सेमीकंडक्टर के फील्ड में। और रही बात इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में, तो ताइवान हमारे लिए सबसे अच्छा है, और ताइवान के साथ भी हमारे रिलेशन अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ताइवान के साथ वहाँ पर, क्योंकि आधा मार्केट दुनिया का चिप का, सेमीकंडक्टर का तो वही है, तो ताइवान के साथ हम वहाँ पर अपने को कनेक्ट करें। तो ये हमें करना होगा, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसी। फिर तीसरा क्या है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसके लिए चीन पर डिपेंडेंट हैं, हमें उसका भी मार्केट तलाशना होगा। तो यानी एक कि हमें चाइना के अल्टरनेटिव जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके लिए उन अल्टरनेटिव्स को खोजना होगा। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि इंडिया को जो है अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करना होगा। जैसे चाइना आज पूरी दुनिया में उसकी कंपनी छा गई है, उसका रीज़न है कि चाइना ने 2009-10 में ही गो आउट पॉलिसी स्टार्ट किया था, कि चाइनीज़ कंपनी को बोला कि तुम बाहर जाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ की जो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है चाइनीज़ गवर्नमेंट का। अब इंडिया को जो है ये अपनी कंपनियों को ग्लोबल बनाना होगा। हम मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में अपनी कंपनियों को कन्वर्ट वहाँ पर करें और प्रमोट करें कि वो जाएं। तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस पूरी दुनिया में है वो चेंज होगा। केवल गवर्नमेंट के जो पब्लिक जो सेक्टर कंपनीज हैं उनके थ्रू हम बहुत कुछ बड़ा रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों को प्रमोट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तीसरा है मेक इन इंडिया। हम चाइना का बैकबोन ही ख़त्म कर दें। चाइना का बैकबोन क्या है? वहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपना बेस बना के रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया था, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, दुनिया भर की जो कंपनीज, IBM, सब लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, गूगल करती थी। अब इंडिया को एक ऐसा बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अपने यहाँ पर बनाना होगा कि दुनिया भर की कंपनी उसके यहाँ अट्रैक्ट हो, जिससे कि जो चाइना पर अदर कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अगर हमने ये करने में सक्सेसफुल रहे तो चाइना इकोनॉमिक वॉर में धीरे धीरे आने वाले समय में कमज़ोर पड़ेगा, और इंडिया जो है वहाँ पर जिससे जैसे इकोनॉमिक पावर के रूप में बढ़ेगा वह अपने आप इंडिया चाइना को काउंटर कर पाएगा। ये सबको मालूम है कि आने वाले 2030 तक इंडिया की जो इकॉनमी है वह $7 ट्रिलियन से ज़्यादा की हो जाएगी, जो अभी यहाँ पर दिख रहा है इंडिकेशन, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी वहाँ पर हो जाएगा। इंडिया को बस ये करना है, डोमेस्टिक लेवल पर जो है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को मिनिमाइज़ करना है, और यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसको प्रमोट करना होगा। खासकर जो है जो स्किल डेवलपमेंट है उस दिशा में, और वहाँ पर AI का जो सेक्टर यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
इन क्षेत्रों में इनोवेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, स्टार्टअप को प्रमोट करना होगा, तब कहीं जाकर हम जो है ये एनवायरनमेंट, तो हमें लॉन्ग टर्म जो है तैयारी करनी है, मतलब उनको आपको बताना है कि चीज़ के साथ हम क्या करें। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बोले कि बिल्कुल सर हम तैयार हैं, और कभी भी जो है अगर किसी कंट्री के साथ हमारा कंपटीशन है और हमें तुलना करना है, तो हम प्रेजेंट को देख के नहीं कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री के डेवलपमेंट के अलग अलग रीज़न हैं और उनके बैकग्राउंड हैं। चाइना अगर आज यहाँ पर पहुँचा है तो उसके अलग अलग फैक्टर्स वहाँ पर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रेजेंट कंडीशन में हम यहाँ पर जो है चाइना से कंपेयर करके अपने आप को ये माने कि हम बहुत कमज़ोर हैं। हम यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हम चैलेंज करने के पोजीशन में हैं, तभी तो दुनिया हमको अल्टरनेटिव के रूप में देख रही है। और हम आगे जितनी तेज़ी के साथ जो पावर गैप है चाइना के साथ उसको कम करेंगे, हम उतनी तेज़ी के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। इस तरीके से हमें कंक्लूड करना है। तो ये रहा यहाँ पे। तो कल जो है चाइना, यूएस, रशिया और इंडिया, इन सब को लेते हुए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, रीज़न वाले इसलिए हमने बता दिया कि नेबर कंट्री है, कोई इधर उधर भटकते अगर वहाँ पर क्वेश्चन चला गया तो वो वहाँ से पूछ सकते हैं। लेकिन मेजर क्वेश्चन वही इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया यूएस, इन सब चीज़ों को लेकर, इंडिया इजराइल, इन सब चीज़ों को लेकर पूछा जाएगा। और यहाँ बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत डेवलपमेंट होने वाले हैं आईआर में, और आईआर फेवरेट बन चुका है पीसीएस में भी, आईएएस में भी, कि वो लोग वहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ पर उस तरीके के पूछ रहे हैं, और वो ओपिनियन बेस्ड हैं, वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। तो क्लियरिटी रखिए, जहाँ भी मैंने कहा कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए कि यहाँ पे क्या हमें स्टैंड रखना चाहिए, और क्लियर कट स्टैंड, वो आप ग्रुप में वहाँ पर मैसेज कीजिए, फिर क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे कि क्या कैसे वहाँ पर हमारा स्टैंड होना चाहिए। तो कल इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास हो, ठीक, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।